हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी हैं। पहला टेस्ट हो गया है और पहले टेस्ट की जो आंसर की हैं वो आपके सामने अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझे, जहाँ भी डाउट है वहाँ पर, और कुछ प्रश्नों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती हैं तो उनको भी क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक विकास की विशेषताओं और उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखो, बालकों की कमियों का ज्ञान होता है, ठीक बात है। अधिगम सरल हो जाता है, सही है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। इस ज्ञान को प्रेरक के रूप में भी यूज कर सकता है। तो चारों ऑप्शन सही है। अब हमें एक ऑप्शन यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक का काम होता है अधिगम करवाने का, बालक को सिखाने का। तो जिस काम से अधिगम सरल होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, असुमेलित ढूंढना। यहाँ पर मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, सही है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, सही है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन द्वारा दिया गया, ये भी सही है। भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चोमस्की। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सामने कोहलबर्ग लिखा हुआ है, जबकि कोहलबर्ग है वो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये आपको ध्यान होगा और इसी के आधार पे यह सही करना था। कोहलबर्ग का है वो नैतिक विकास सिद्धांत है और भाषा विकास सिद्धांत है वो चोमस्की का है। आगे बात करते हैं, बालक के विकास को प्रेरित करने वाले घटक में शामिल नहीं है। पौष्टिक आहार तो है, बुद्धि भी है, बिल्कुल। शहरीकरण का ज्यादा संबंध नहीं होता है, बाकी अधिगम है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संवेगों को छिपाने, छद्म रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति कब विकसित होती है? तो शैशवावस्था में तो ऐसा कुछ है नहीं। किशोरावस्था इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि किशोरावस्था में जो संवेग छुपाने की मतलब स्थिति बनती है निश्चित रूप से, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी इतनी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर। यहाँ प्राथमिक स्तर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर होता है परिवार। बाकी खेल मैदान, विद्यालय और समाज भी बाद में उसका जो समाजीकरण करते हैं, लेकिन प्राथमिक है वो परिवार होता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं तो बाल्यावस्था हो जाएगा। समय को तूफानों की बात करता तो किशोरावस्था। आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन अपना, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? तो शैशवावस्था नहीं, प्रारंभ में नहीं होकर उत्तरार्ध में। ये थोड़ा पता रखना है आपको। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में जो है इमेजिनेशन पावर है जो बढ़ जाती है किसी भी बालक की। नेक्स्ट है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। तो यौन शिक्षा, खेल कूद का मैदान। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है जो बालक हैं उसके विकास पर, वो खेल कूद के मैदान का पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नौवां प्रश्न है अपना, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये अभी हम जस्ट बात करके आए हैं एरिक्सन के बारे में। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी चोमस्की के बारे में हमने बात की थी, ये भाषा विकास की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो ग्रहणशीलता की भावना के बारे में बात की है, तो यहाँ पर ग्रहणशीलता शुरुआत होती है 6 से 7 साल का बालक है जो वो स्कूल जाना शुरू करता है, मतलब ग्रहणशीलता की भावना उस समय सही रहती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उच्चारण व बोलने व उच्चारण करने की योग्यता किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? 1 साल, 3, 4, 6 माह। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1 साल का बालक है वो उच्चारण कर सकता है। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, विकास में स्थिरता नहीं है, यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है, अधिगम में तीव्रता नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ जो उत्तर है वो हो जाएगा अपना डी वाला। किसने चरित्र को आत्तों का पुंज कहा है? तो ये सैमुअल इस्माइल जो है उन्होंने चरित्र के बारे में बात की है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं था तो अब आपको याद रखना है, सैमुअल इस्माइल इसका सही उत्तर है। पियाजे एवं ब्रूनर द्वारा दी गई विकास अवस्थाओं में से एक असुमेलित है और इसके बारे में हमें बात करनी है। इंद्रिय गति अवधि जन्म से 1.5 साल, तो ये तो सही है। हमें यहाँ असुमेलित चाहिए। पूर्व क्रिया अवधि 5 से 7 नहीं होती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असत्य कथन पूछा गया है। तो
असत्य कथन, अभिवृद्धि एवं विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल ठीक है। विकास से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है भी सही है। वृद्धि एक अक्रमिक नहीं होती है, क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ जो डी ऑप्शन है वो अपना असुमेलित या असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास ही शिक्षा है। ये बात किसने कही थी? तो प्लेटो द्वारा कही गई बात है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बहुत अच्छे से सब जानते हैं, मैकडूगल की बहुत ही फेमस किताब है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फैक्ट है, याद रखना है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि मैकडूगल की ही बात यहाँ पर वापस से रिपीट की गई है, तो दोनों में मैकडूगल आंसर है। व्यवहारवाद संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वाटसन है, मैकडूगल है, पावलाव है, वर्दीमर नहीं है। वर्दीमर का संबंध है वो गेस्टाल्टवाद से है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो स्किनर और थॉर्नडाइक वगैरह और हैं वो भी नाम यहाँ आ सकते थे। बाकी वर्दीमर है, उसका संबंध है जो सभी जानते हैं गेस्टाल्टवाद से है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कोल्सनिक ने यह बात कही थी कि जो मनोविज्ञान के नियम हैं उनका एजुकेशन फील्ड में आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर वो बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, बुद्धि को समायोजन की योग्यता नहीं माना है। कौन ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता नहीं माना है? तो फ्रीमैन ने तो माना है, स्टर्नक और कॉल्विन ने माना, वुडवर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन है जो सही है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत तो बहुत इजी है, हमें सबको याद रखना ही है। यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, असुमेलित ढूंढना है। भाषाई बुद्धि किसमें होती है? तो भाषाई बुद्धि है वो कवि में होती है निश्चित रूप से। और अंतराव्यक्ति योगी में होती है, संत महात्मा में। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि नेता में होती है। शारीरिक बुद्धि नहीं होती, सांगीतिक बुद्धि होती है, यानी कि वो खिलाड़ी में होती है ये, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक बुद्धि संगीतकार वाला। फिर आगे है 24वां क्वेश्चन अपना, असुमेलित है। आईक्यू और श्रेणी में असुमेलित को ढूंढना है, तो 140 प्लस है, अति प्रखर हो जाएगा। 110 से 119 सामान्य से अधिक सही है। 50 से 69 नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 50 से 69 में मूर्ख होता है, तो फिर ये यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। और 0 से 20 चढ़ तो सही है। नेक्स्ट है, नरेंद्र 6 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से दोगुनी है। नरेंद्र का आयु क्यों ज्ञात कीजिए? तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से डबल है, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 12/6 इंटू आ जाएगा 100। तो 6 से 12 को काटेंगे आप तो फिर यहाँ बचेगा 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 200। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी। हाँ, इसका सूत्र ध्यान होना चाहिए सभी को, मेंटल एज और क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। बुद्धि के तीन खंड सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। 26वें प्रश्न में, सामान्य कारक होता है, सामूहिक कारक होता है, विशेष कारक भी होता है, असामान्य कारक नहीं होता, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। या GCS की बात कर रहा हूँ, वो जी होता है, एस होता है और GC और एस होता है, तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, जे थॉमसन द्वारा कौन सा दिया गया था? तो सैम्पलिंग नहीं, न्यायादर्श, प्रतिदर्श, उपरोक्त सभी। ये क्योंकि नाम है एक ही सिद्धांत के, सैम्पलिंग सिद्धांत, न्यायादर्श और प्रतिदर्श सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं इसको। जे थॉमसन ने ही न्यायादर्श दिया था, उसी को प्रतिदर्श और सैम्पलिंग सिद्धांत भी हम कहते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? तो यहाँ बात की जा रही है प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों आ जाएंगे यहाँ, तो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो बुद्धि के स्तर पर पाए जाते हैं, विवृत्ति भी अलग अलग होती है, गति व योग्यता, यानी यहाँ पर भी जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्तर में व्यक्तिगत भेद है वो पाए जाते हैं। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो निश्चित रूप से ये प्रश्न है जो सबका सही हुआ होगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। और अब इसके बाद जो 31वां प्रश्न है, कुछ स्टूडेंट, मैंने क्योंकि इसमें डिवाइडेशन वगैरह नहीं किया है, सभी जानते हैं कि अपना जो एक क्लियर कट फॉर्मूला है कि जैसे
30 प्रश्न हैं वो एक सेगमेंट से आने हैं। तो इन्वायरमेंट के प्रश्न हैं वो अब हम 31 से 60 तक जो हल कर रहे हैं वो है। बात करते हैं, पहला प्रश्न है बालक की प्रथम पाठशाला। तो ये बात किसने कही थी, सब जानते हैं बहुत अच्छे से, प्लेटो ने कही थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे 32वां है, परिवार की विशेषता नहीं है, समाज की आधारभूत इकाई, बालक की प्रथम पाठशाला, सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा नहीं होना, यहीं पे गड़बड़ थी। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण तो सही है, यानी सी ऑप्शन है वो इसमें परिवार की विशेषता में नहीं आएगा। जब भी एक परिवार है तो सदस्यों की आय है वो एक साथ जमा होती है, यहाँ लिखा हुआ नहीं होती है। परिवारों के विघटन का कारण नहीं है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, उच्च शिक्षा का न होना, निर्धनता, आर्थिक स्थिति कारण नहीं है। यानी कि यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि परिवार का विघटन के 3 तो कारण हैं और एक नहीं है, उसका आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा नहीं होगी इसके कारण कोई परिवार विघटित हो जाए, यह सही नहीं है। बाकी स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण बहुत सारे परिवारों का विघटन हुआ है, निर्धनता के कारण होता ही है, आर्थिक स्थिति और निर्धनता तो लगभग एक ही बात हो गई। आगे 34वां क्वेश्चन है अपना, बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1986 में जो बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया था वो प्रश्न यहाँ पूछा गया है। 35वां क्वेश्चन है, बाल श्रम उन्मूलन हेतु संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है। यानी कि निम्न में से 3 है जो उससे संबंधित हैं, जैसे अनुच्छेद 24 है, बिल्कुल ये जानते हैं हम। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 21 है, 21 में भी 21A है, जानते हैं अपन। 39 है, 39 में 39E है, उसका संबंध है वो किसी पुरुष को हम, किसी महिला या पुरुष को हम ऐसे काम में नहीं लगा सकते जो उसके लिए हानिकारक हो। अनुच्छेद 40 का संबंध है जो इससे नहीं है, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो यहाँ ये तीनों हैं वो तो संबंधित हैं और ये नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारत यूनिसेफ का सदस्य कब बना, 1949 की बात है। तो 46 में गठन हुआ था, 1949 में भारत है जो इसका सदस्य बन गया था। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, एग्जाम में पूछा जाने जैसा प्रश्न है, 23 फरवरी 2010। अगर याद नहीं था तो अब पक्का याद रखना है। बाल विवाह का दुष्परिणाम है जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा से वंचित रह जाना, सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण नहीं, यानी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। किस वर्ष लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई थी, 2006 की बात है ये। ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। न्यूनतम बाल विवाह वाला राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसमें बाल विवाह है जो कम से कम होते हैं, तो राजस्थान तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार तो सर्वाधिक वाला है, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दहेज निवारण हेतु दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया था, इसका उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 5 साल की सजा होती है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन पेनल कोड की धारा 378 से लेकर 462 का संबंध किससे है, तो चोटों से संबंधित है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नेशनल है मतलब दिल्ली में है, नई दिल्ली आ सकता है ऑप्शन में, नई दिल्ली या दिल्ली एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस अभी थोड़े दिनों पहले मनाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला ऑप्शन है, 31 मई। थोड़ा याद रखना है, आपने स्टेटस वगैरह देखे होंगे व्हाट्सएप पर, सिगरेट के फोटो वगैरह लगा के ऐसे। आगे 45 नंबर पे है, असत्य कथन ढूंढना है। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र सही है, गर्मियों में सूती वस्त्र भी सही बात है, वर्षा के समय रेशम तथा नॉयलॉन के वस्त्र पहने जाते हैं, सही है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र नहीं शब्द डाल के और गड़बड़ किया है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है, गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिरन वस्त्र का संबंध है, फिरन तो जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और कोई भी स्टूडेंट है वो मतलब बहुत इजी वे में ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएगा अगर बार बार है वो उसके मतलब उनको पढ़ता है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। बाकी ये शब्द हैं जो आउट ऑफ अपने मतलब लोकेलिटी में बोले नहीं जाते हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। 47 में है फुलकारी वस्त्र का संबंध, तो फुलकारी का संबंध है पंजाब से, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवावारी। नवावारी एक साड़ी है, नवावारी में 9 शब्द हैं, मतलब 9 फीट इस तरह से मतलब कि एक साड़ी का प्रकार है, गोवा और महाराष्ट्र साइड में जो यूज होती है। असुमेलित है, 49 में हमें असुमेलित ढूंढना है। गुफा में निवास करता है शेर, मतलब आवास और उसमें निवास करने वाले का दे रखा है यहाँ। घर में बिल्ली ठीक है, जल मछली ठीक है, दड़बा मुर्गियों के लिए बनता है, तो मकड़ी के लिए जाला होता है ना।
तो इस कारण से यहाँ जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की सबसे छोटी इकाई। तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई होता है परिवार, ए सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, मतलब भारत में बहुत समय से है वो संयुक्त परिवार रहते थे, यानी ये मैक्स मुलर के द्वारा कही गई बात है कि भारत की आदि परंपरा में शामिल है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है तंबाकू में होता है। तो तंबाकू में निकोटीन होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, और सी ऑप्शन 52 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धूम्रपान से क्या हानि है, घातक बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण, आर्थिक हानि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गिलहरी का आवास है, पेड़ की शाखाएं, पेड़ की कोटर, बिल, कैनल, पेड़ की कोटर में रहती है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोट्स में नहीं था ये, तो थोड़ा स्पेशल बन गया है प्रश्न, जरूर अगर गलत हुआ है तो अब थोड़ी सावधानी रखनी है। 55वां प्रश्न है असुमेलित है। तो 55वें प्रश्न में हमें असुमेलित ढूंढना है, सबसे पहले नंबर पे दे रखा फिरंतो, ये तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं। और पानो भाजू पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी राहिदे हैं वो हिमाचल का है, फुलकारी भी पढ़ के आए हैं, पंजाब का है। पानो भाजू का जो संबंध है वो तो गोवा से है, यानी कि गोवा में जो महिलाएं ड्रेस पहनती हैं पानो बाजू कहलाती हैं, तो यहाँ अगर गोवा लिखा होता तो फिर यहाँ पर ये प्रश्न है वो सही हो जाता। बाकी राहिदे हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं सिर पर बांधती हैं, वो जो वस्त्र होता है उसको राहिदे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। तो कलप शब्द आपने सुना होगा, जरूरी लगाया भी होगा, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है। वस्त्रों की सुरक्षा में काम आती हैं, हाँ यहाँ पर थोड़ा एडिशनल हो गया, नीम की पत्तियां, बरगद की, यानी ये मामला यहीं खत्म है, ए वाला ऑप्शन है जो सही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए जो कानून पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था, उसकी बात की जा रही है। 2005 में जो कानून हुआ था पारित, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष शारदा एक्ट को समाप्त कर नया बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। तो यहाँ पर हमें आंसर देना है 2006 के जो एज वगैरह का वो जो चेंज किया था गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से, तो यहाँ 2006 सही हो जाएगा। और शारदा एक्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सब जानते हैं 1929 अपने राजस्थान में अजमेर से संबंधित है, हरविलास शारदा। लास्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट वाला, उसमें है निम्न से कौन सा कानून 20 मई 1961 को लागू हुआ था। तो दहेज निरोधक कानून है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, याद रखना है 20 मई 1961। अब 61 से लेकर 65 तक ये अपना लैंग्वेज 2, वैसे कुछ को लगेगा कि लैंग्वेज 2 है वो पहले कैसे आ गई, तो अपने पास जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से चलेंगे अपन। लैंग्वेज 2 में हिंदी जो लैंग्वेज हैं वो रख रहे हैं, और लैंग्वेज 2 में जो यहाँ पर क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं वो हिंदी के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर एक पैसेज है और पैसेज के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनको हल करना है हमें। पहला प्रश्न है 61वां, ये पैसेज आपको पढ़ना रहता है, अच्छे से पढ़ लेना आप पॉज करके, और अगर पेपर दिया है तो फिर तो कहीं समस्या ही नहीं। कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, तो के लिए, की ओर से है, यहाँ पर और है वो कारक नहीं है, योजक है। पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए, तो हम जानते हैं कि आयु वर्ग के आधार पर किया जाना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे बच्चे की पुस्तक का मुख्य विषय क्या होना चाहिए, तो छोटे बच्चे का जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उससे रिलेटेड अगर कोई पुस्तक उसको मिलेगी तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। बच्चे को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, भाई जो मज़ेदार होंगे वही दोहराएगा वो। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्यों है, क्योंकि अगर सीखने की प्रक्रिया में कोई पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसे कुशलता प्राप्त होती है, पढ़ने में वो है जो थोड़ा होशियार हो जाता है, कुशल हो जाता है। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, जो अधि शब्द है उसमें अधि उपसर्ग नहीं है, बाकी यहाँ अधि प्लस करण है, अधि प्लस गम है, और अधि प्लस ईक्षण है, यहाँ संधि भी है जानते हैं हम। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं होना चाहिए, तो निकर है, निकाय है, नी प्लस अस्त, यहाँ संधि है जानते हैं हम, यण संधि। नियतिम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आक्रमण में उपसर्ग होगा, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही है। दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ जो कुचले शब्द हैं उनको देखना है। दूर प्लस लब है, दुर्वसा सही है, दूर प्लस व्यवहार है, दुरंत है, वो इसका उत्तर हो जाएगा, ये है जो इससे नहीं बना।
दुर निरंद्र में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर भी पहला ही ऑप्शन है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है निरंजन में उपसर्ग निर प्लस अंजन, यानी यहाँ पर भी जो पहला है वही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है, अक से बना हुआ नहीं है, जैसे कसक बिल्कुल है, कटक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सार्थक शब्द नहीं बनता अगर अक को अलग किया जाए तो। कै और टैलेंट करने पर कोई इस तरह का शब्द नहीं बनेगा। घेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो घेर प्लस आ, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गठित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तो देखने पर लग रहा है कि जो पहला है वही सही होना चाहिए, क्योंकि और कोई शब्द ऐसा है नहीं दमदार। बुढ़ापा में मूल शब्द है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है जरूर यहाँ पर, क्योंकि हम जब शब्द को देखते हैं तो मात्रा का लफड़ा यहाँ पर है। यहाँ सही शब्द होगा वो सी वाला जो ऑप्शन है वो होगा, मात्रा बड़ी आती है मूल शब्द में। अलगाव शब्द में प्रत्यय होगा, तो अलग प्लस आव मतलब पहला ही ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊनी शब्द में प्रत्यय, तो ऊन प्लस ई है, यानी कि यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असुमेलित विकल्प, अंक में सोने वाला अंक सही है। हाथी को आंकने का औजार अंकुश सही है। हिसाब किताब की जांच करता हो अंक एक शक होता है, तो यहाँ पर क्या होता? हिसाब किताब की जांच है उसको अंकेक्षण कहते हैं, हिसाब किताब की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक सही है। यहाँ एक प्रश्न में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई थी, क्लास में भी ये बातचीत हुई थी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाना था असुमेलित विकल्प, और यहाँ केवल लिख दिया गया है कि विकल्प है, क्योंकि ये सभी विकल्प सही है तो प्रश्न भी उस हिसाब से बन गया। जिसकी गिनती न की जा सके अगणित सही है, जहाँ पहुंचा न जा सके अगम्य है, जिसकी निंदा न की गई हो अगर्हित है, जो बहुत गहरा हो था। प्रश्न ये जो प्रश्न बनना था उसमें ये ऑप्शन होना था, इसमें जो डी ऑप्शन है उसको सही मानना था, लेकिन अब ये क्वेश्चन है इसका तो सबको है जो बोनस मिलने वाला है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आपका दोहरान हो गया ये ठीक है। ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है? तो हम सब जानते हैं कि अध्याहरण है उसी को हम ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय कहते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। असुमेलित विकल्प, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो परित्यक्ता नहीं होता है, तो यहाँ पर जो अन्य मनस्क होता है, यानी कि पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। परित्यक्ता तो ये होता है कि वह स्त्री जिसको छोड़ दिया हो, बाकी जिसका अनंत न हो अनंत अंत न हो तो अनंत सही है, जो बिना अंतर के घटित हो अनंतर सही है, जिसे गिना न जा सके अनगिनत सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है असुमेलित विकल्प, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो दीवाना, तो ये गलत है, पहला ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। बाकी एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई तो अन्योदर है, बाकी सहोदर शब्द आता है। नीचे की ओर लाना खींचना अपकर्ष है, जो पहले पढ़ाने गया हो अपठित, ठीक है। नेक्स्ट है जो एक आंख वाला हो, तो उसके लिए एकाक शब्द काम में लिया जा सकता है। असुमेलित विकल्प, जो प्रत्यक्ष ना हो अप्रत्यक्ष, पर्दे के अंदर पर्दा नशीन, जो सदा बदलता रहे परिवर्तनशील, जिसको मापा जा सके, तो उसको तो परिमेय कहते हैं, यहाँ अपरिमेय शब्द आ गया, तो डी ऑप्शन है वो सही है। आहूत, युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है, तो उपयुक्त अर्थ हो जाएगा, जैसे आहूत का मतलब हवन सामग्री होता है, आहूत का मतलब होता है बुलाना, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 पर जो प्रश्न है वहाँ हमसे पूछा गया है अजर और अजीर का मतलब बताना है, तो अजर का मतलब हम जानते हैं देवता, और अजीर का मतलब होता है आंगन, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है तरणी और तरणी, तो तरणी यानी होता है नाव, तरणी यानी होता है सूर्य, यानी कि जो ए ऑप्शन है 87 में वो सही उत्तर। नेक्स्ट है अभिज्ञ और अविज्ञ, तो यहाँ पर अभिज्ञ का मतलब हम जानते हैं जो जानता है वो, और अविज्ञ का मतलब होता है जिसको कोई जानकारी नहीं है, मतलब मूर्ख, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है सम सम, तो सम का मतलब हम जानते हैं कि समान होता है, तो एक ही ऑप्शन है समान का, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शम यानी मोक्ष। नेक्स्ट है ग्रंथ और ग्रंथी, तो ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक या किताब, तो ये ऑप्शन तो सब में आ रहा है। ग्रंथी का मतलब होता है जो सिखों के गुरु होते हैं उनको कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रंथ यानी किताब और ग्रंथी यानी सिख गुरु। और ये क्वेश्चन थे अपने हिंदी जो भाषा 2 हैं उसके,
और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आई होगी चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स में क्योंकि कोई प्रश्न अगर आपने हल कर लिया है या आपको आता है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपके लिए टेक्निकल समस्या है। तो जो क्लासरूम स्टूडेंट हैं उनको ये पूरा पेपर है वो क्लास में हल करवाया जाएगा। और अभी मैं प्रयास करूँगा जहाँ कोई अगर छोटी मोटी बात ऐसी है जो बता के और उससे जो मतलब उस प्रश्न को समझ अगर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आंसर मैं बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है निश्चित रूप से आप हैं जो क्लास में इसको हल करेंगे तब इसको क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे 1 करोड़ में 1 के बाद कितनी शून्य होती हैं। तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अब सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे ही। अब वहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे 1 करोड़ आप लिखेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, इस तरह से। अब 1 के बाद की शून्य है जो काउंट करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की धनात्मक पूर्ण संख्या कुल कितनी होती है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि 5 अंकों में आएगी कौन सी। तो वहां पर आप जब दिमाग लगाएंगे, यहाँ जैसे सी ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में जब देखते हैं अपन तो ये संख्या है वो 5 अंकों की है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब भी पूछी जाएगी तो कोई भी स्टूडेंट है वो जवाब दे सकता है, जैसे इस तरह से वो संख्या लिखेगा। अब इसके बाद से जब आगे चलता जाएगा तो वो संख्याएं हैं वो पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, 90,000। आगे बात करते हैं संख्या 24, 33, 75 में 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जानते हैं, जहाँ पर अंक लिखा हुआ उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये तो कुछ ऐसा है जैसे फैक्ट ही याद रख लो तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या होती है। तो ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1 से लेकर और फिर वो कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और इसी में जब हम बात करें जीरो ऐड हो जाएगा तो फिर जीरो ऐड होते ही उसको पूर्ण कहेंगे, और माइनस की संख्याएं अगर ऐड हो जाती हैं तो फिर वहां पर थोड़ी सी परिभाषाएं वो चेंज हो जाएगी, उसको हम पूर्णांक कहेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 96 नंबर जो प्रश्न है अपना, संख्या 37,504 को निकटतम सैकड़े तक लिखिए। तो निकटतम सैकड़े तक लिखना है तो 504 आ रहा है तो सैकड़े की बात आ रही है, इस कारण यहाँ 500 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 को हल करने पर उत्तर होगा। तो ये तो जोड़ बाकी करनी है, यहाँ पर जोड़ बाकी आपको आती है, इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और हल भी करके देख सकते हैं हम, यहाँ 15 × 4 फिर माइनस और 10/5। अब हल करेंगे तो 15 × यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएंगे -2, फिर 15 और 4 को पहले गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और माइनस हो जाएंगे 2, तो यहाँ आंसर आने चाहिए 58। अब इसमें जो सूत्र होता है, सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर है जो जोड़ या बाकी करनी है। तो ये जो क्रम है वो सही होना चाहिए बस। नेक्स्ट बात करते हैं 98 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 36.73 की निकटतम पूर्ण संख्या इनको चाहिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ 51 जैसे ही हैं तो उसके निकट वाली संख्या है वो पूर्ण है, जो उसकी नेक्स्ट संख्या हो जाती है। तो 36 के नेक्स्ट है जो 37 है। तो वैसे सभी पॉइंट में थे तो आराम से इसका तो जवाब आ गया होगा आपको। 99 पे चेक कर रहे हैं हम, 250 की संख्या की निकटतम 10 की गुणक संख्या है। तो यहाँ पर तो बहुत आराम से पता चल रहा है कि ये 247 वाला है वो सबसे पास में है 250 के। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 12,309, 39,003, 53,850, 42,030 में 3 के स्थानीय मान क्रमशः हैं। तो एक एक का स्थानीय मान है जो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। जैसे शुरू में है, यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम देखें अगर तो यहाँ पर तो 2 बार आ रहा है, फिर भी ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा 30। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो लास्ट में 30 देख सकते हैं। तो 30 एक ही जगह है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुरू में 300 है, फिर 3 है, 3,000 है और 30 है। निम्न 4 संख्याओं में अंक 6 का स्थानीय मान क्रमशः 6, 8,
में कौन सा है। तो 6000 हैं, जैसे यहाँ पर 6 के बाद 3 जीरो लगेंगे तो 6000 हैं। अब 6000 के ऑप्शन तो सब में आ रहे हैं, तो नेक्स्ट भी देखते हैं। फिर 600 हैं, तो 6000 के बाद 600 हैं, 600 भी 2 में आ रहे हैं यहाँ पर। तो और आगे देखते हैं। फिर 60 हैं और फिर हैं 6, यानी कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिलता जुलता है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 पैसे के 22 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है, पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है 102 नंबर वाला, आर टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। और चूंकि हमारे पास बहुत समय बहुत कम रहता है, 2 घंटे 30 मिनट हमारे पास रहते हैं, और मैथ्स में अगर इस तरह के 5-6 सवाल हो तो 2.5 घंटे उसी में हो जाते हैं पूरे। तो ये जब जरूर ही जिन विद्यार्थियों में बहुत करेज है, बहुत स्पीड है, एक्यूरेसी है उनकी, जो कैलकुलेशन है उसमें, तो उनको ही करना चाहिए। बाकी ऐसे सवाल को अगर आप एग्जाम में ये सवाल आ गया है तो फर्स्ट राउंड में इससे कोई मतलब छेड़खानी नहीं करनी है। इस प्रश्न को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100% इसका आंसर आपका सही आ जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन उसमें जो समय लगेगा वो फिर एकदम अलग लेवल का है। और ऐसे प्रश्नों में जो लास्ट वाला ऑप्शन देते हैं उसी को देते हैं जो बराबर नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन तो हल करने ही पड़ते हैं, फिर जाके तीनों सही निकल गए तो फिर आप चौथा है जो ऐसे लगा सकते हैं, वो वहाँ संभावना रहती है। करना क्या है इसमें, तो जैसे यहाँ पर 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 22 सिक्के का मतलब क्या हो गया ये समझना आपको। 11 रुपये हो गया। अब इनमें आपको जोड़ना है कि जैसे 1 रुपये के 8 सिक्के मतलब 8 रुपये हो गए, 25 के 8 मतलब 2 रुपये और हो गए, और 20 पैसे के 5 यानी कि वहाँ पर 1 रुपया और हो गया। तो 1 और 2 और 8 को आप जोड़ते हैं तो ये 11 आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो पहला है वो इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसी तरह नेक्स्ट वालों को भी जोड़ना इसी तरह। इसमें मुझे जानकारी है जहाँ तक डी ऑप्शन है सही है, और बाकी आपको जोड़ बाकी कब करनी है ये समझ गए आप। किस नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं? भारत की मुद्रा से संबंधित जो यूनिट है वहां से है ये प्रश्न, और एक ही है वो थोड़ा सा अलग है, 1 रुपए का नोट। तो आपको ध्यान रखना है इसका, एग्जाम में बाई चांस आता है तो, क्योंकि सबका सही होगा तो आपका भी सही होना चाहिए। देश का केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है निश्चित रूप से। जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पूर्ण संख्या नहीं है, तो जीरो तो है, 2 और 4 भी हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है गणित के अध्यापक सुरेश ने 5वीं कक्षा के सभी 40 विद्यार्थियों को टेस्ट से पूर्व कहा कि जो गणित में 50% से ज्यादा अंक लाएगा उसे एक पेन और एक पेंसिल इनाम में मिलेगी। यदि कक्षा के 28 बच्चों ने, यानी टोटल 28 बच्चे हैं, उन्होंने 50% से ज्यादा मार्क्स हैं जो अचीव कर लिए, और पेन है वो 5 रुपये 25 पैसे का है, और पेंसिल है वो 50 पैसे की है। तो सुरेश ने कुल कितना खर्च किया? तो वही है कि ये टोटल जो कॉस्ट आ रही है एक पर, उसको गुणा कर लो 28 से, तो 5 25 और 50 पैसे हो गया 5.75। अब 5.75 है उसको आपको गुणा करना है 28 से। जब आप 28 से गुणा करेंगे 5.75 को, तो फिर आंसर आएगा आपका, गुणा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास जो भी सुविधा है वहाँ से, 5.75 161 गुणा कर लेना। एग्जाम में थोड़ा गुणा करने में इसको कह सकते हैं कि सावधानी रखनी होती है, कैलकुलेशन करके और आंसर है जो दे सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट है प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 107 है इसका उत्तर होगा 325। इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो आराम से वो जो सूत्र है एन 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 कोष्टक n+1 2 वाला वो लगा के हल कर सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दोनों को हम जब गुणा कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 400। अब एक संख्या का पता है आपको 25, तो ये वही वाला सूत्र है a×b और जो c×d वाला है। तो दो का गुणनफल पता है तो तीसरी का उसमें भाग देने पर हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। और यहाँ पर जो उत्तर है, जैसे 400 है तो 400/25 हो जाएगा। 25 का भाग आप जब भी 400 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो पहले 1 हुआ, उसके एक बार गया भाग 25 15 150 यानी कि 6। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 60 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सम संख्याएं आपको कैसे ज्ञात करनी है, सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। ये ए वाला ऑप्शन सही है। यहाँ फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूँ आपको 870।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो कौन सी है। तो 9 और 10 के वर्गों में जोड़ने, तो 9 का वर्ग कौन सा है ये आपको पता लगाना है, और 10 का वर्ग कौन सा है वो आपको पता लगाना है। फिर पूर्ण वर्ग संख्या आपको 181 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता लगानी है। यानी जैसे 181 है, इसमें आप 0 जोड़ोगे तो किसी की पूर्ण वर्ग संख्या होनी नहीं है। फिर 181 में आप 3 जोड़ोगे तो 184 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। 181 में आप 8 जोड़ोगे तो 189 भी नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, उसको सही कर दो, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जोड़कर भी देख लेते हैं, जैसे 15 को जब प्लस करते हैं तो 1 5 6 9 और 1, ये 14 का पूर्ण वर्ग हो गया। मतलब कि सही ऑप्शन है जो डी है। नेक्स्ट है, एक दो अंकीय संख्या में छोटा अंक इकाई स्थान पर है, अंकों का गुणनफल 40 और अंकों के बीच अंतर 3 है, तो संख्याएं हैं। तो आराम से इसको हल किया जा सकता है, ऑप्शन के आधार पे हल कर सकते हैं, या फिर वही आप जब भी x इंटू वाई बराबर 40, इस तरह से x माइनस वाई बराबर जो अंतर कितना है 3 है, तो ये सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं। बड़ा जब सवाल आएगा तो यही टेक्निक लगानी है आपको। बाकी यहाँ ऑप्शन के आधार पे आराम से हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमसे क्या करा है कि छोटा अंक इकाई के स्थान पर है, तो ये तो कट गया जैसे, और यहाँ दोनों बराबर हो गए, तो अब दो ही ऑप्शन है अपने पास। अब यहाँ 8 और 5 अंतर 3 आ रहा, 7 और 4 अंतर 3 आ रहा, ठीक है। अंकों का गुणनफल 40 है, तो 7 को 4 से गुणा करो तो 28 आता है। इसका मतलब जो उत्तर है वो आएगा आपका बी। 8 को 5 से गुणा करते हैं 40, और 8 में से 5 को माइनस करते हैं तो 3, तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योगफल और अगली 5 संख्याओं के योगफल के बीच का अंतर क्या है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैसे अभाज्य संख्या का मतलब अगर आपको पता है तो कोई भी प्रश्न हो आराम से हल किया जा सकता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा अपना 112 में, वो हो जाएगा अपना डी वाला ऑप्शन, यानी कि 73। और हल कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अपने पास जो संख्या है उसमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हमें करना पड़ेगा। तो प्रथम 5 और अगली 5 यानी कि टोटल है जो 10 अभाज्य संख्याएं जो शुरुआती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे पहली जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 2 होती हैं, इसके बाद 3 होती हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 11 के बाद 13 हैं, 13 के बाद 17 हैं, और 17 के बाद 19 भी अभाज्य संख्या हैं। और कितनी हो गई अभी तक और कट रही है, 19 के बाद 23 हैं, कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं, 23 के बाद आगे है 29। अब तो शुरू की जो 5 है उनको जोड़ना है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी इन सब का योग आपको करना है। और योग करेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 को जोड़ेंगे तो 28। तो शुरू वाली हैं उनका जो योग है वो तो हो गया 28, और नेक्स्ट हैं उनको भी जोड़ेंगे, जैसे 13 हैं, 17 हैं, 19 हैं, 23 और 29, इन सबको जोड़ेंगे तो वैसे जोड़ा जा सकता है। 13 और 17 को जब जोड़ेंगे तो 30 हो गए, उसके बाद 40 50 हो गए, 51 51 के बाद 22 और जोड़ेंगे तो 71 72, 71 और 72, 72 के बाद 29, यानी कि 101। और 101 और 28 का अंतर हमें चाहिए, तो 101 माइनस 28 कर लेंगे, और इसका जो आंसर है वो अपने सामने आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचे हैं, 9 में से 2 गए तो 73, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो एक कथन है वो सही है, बाकी 3 है वो गलत है। तो यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन है वो है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो यहाँ पर तो गलत है ये। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी भी केवल नहीं हो सकता। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है उसके लिए डबल यूज होता है, अनवसानी और अनावर्ती। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है, 240 के गुणकों की संख्या क्या होगी। तो 240 के गुणक कैसे निकालेंगे तो जानते ही हैं। पहले आपको 240 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो करने हैं, जैसे 2 का भाग देते देते, और वो टोटल कितने होते हैं ये आपको पता लगाना रहेगा। आप इसको हल कर सकते हैं, जैसे 240 है उसका आधा हो जाएगा 120, फिर वापस से 2 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको इसी तरह आपको हल करना पड़ेगा। और इसके बाद 2 का भाग देंगे तो यहाँ 15 आ गए, इसके बाद 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 5, और इसके बाद 5 का भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पर 2 की घात कितनी आ गई है, तो 1 2 3 और 4, फिर 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है।
और यहाँ पर आंसर जब भी आएगा अपने पास तो वो जो गुणक बनेंगे वो बनेंगे टोटल 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर ऐसे लग सकता है कि ये गुणक है वो कैसे आएगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर नहीं पता है तो आप जो उसको नोट कर लेना। गुणक के लिए हम लगाते हैं सूत्र, सभी प्रकार से जो ए होता है उसमें भी आपको प्लस 1 करना रहेगा, बी है उसमें भी आपको 1 प्लस करना रहेगा, और जो भी यहाँ पर आगे जो भी संख्या आ रही है उसमें यानी कि सी हो चाहे डी हो वहाँ पर भी आपको प्लस 1 करना रहेगा। यानी इस तरह का सूत्र है जो आप लगाएंगे, और जो भी एक्स वाई जेड जो संख्याएं आपके पास हैं या ए बी सी हैं वो उनकी घातें हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो संख्याएं हैं उसमें 2 हैं उसकी घात 4 है, इसके अलावा जो 3 है उसकी घात 1 है, और 5 की घात भी 1 है। तो यहाँ पर आपके पास जो गुणक चाहिए, तो यहाँ पर जो घात नंबर 1 है वो 4 है, उसमें 1 कर लो, फिर यहाँ ये कोष्टक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास जो घात है वो कितनी है, 1 है, तो 1 में भी 1 जुड़ जाएगा। लास्ट वाली जो घात है वो भी यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 2, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पर जो 20 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये ज्ञात कैसे करना है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है ये वो घात को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, और 28 36 54 से भाग किया जाए तो वह प्रत्येक मामले में 7 शेष देती है। तो यहाँ पर वैसे जब भी पेपर आप हल कर रहे थे तो थोड़ी सी टेक्निकली मिस्टेक कभी कभी होती हैं इस तरह की, तो यहाँ जो डी ऑप्शन था अपना वो चला गया इस क्वेश्चन में आगे, यहाँ से ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो डी ऑप्शन है वो 1519 सही है, और ये इसका उत्तर भी है। और कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी किसी तरह की कोई समस्या लेनी मतलब ऐसे लोड वाला काम नहीं है, आराम से है। जो आप 28 हैं उसको जैसे 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, 36 को 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 6 इंटू 9 लिखेंगे तो 54 आ जाएगा, और उसका लघुत्तम समावर्ती निकाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7। अब कैसे आया ये भी आप आराम से समझ लेंगे, क्योंकि हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ 4 इंटू 7 हो जाएगा। जैसे 36 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिखा जा सकता है बिल्कुल, और 54 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 इंटू 9। तो वहाँ से हम कुछ संख्या है जो यहाँ लेंगे और उसके आधार पे जो इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ को लग रहा होगा कि 9 4 3 तो ठीक है, ये 7 कहाँ से आ गया, तो 7 क्योंकि यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि वो 7 है जो शेष देगा, और 7 शेष देगा इसका मतलब वहाँ पर आपको 7 है जो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। जब भी गुणा भाग करेंगे तो 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 का 3 भी लगभग 100 के आसपास रहेगा, और 100 के आसपास को गुणा करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 756। अब जब भी संख्या अपने सामने 756 है, ये 3 अंकों की है, तो अगर इसको हमें 4 अंकों की बनाना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यहाँ पर भी जहाँ 4 है वो जैसे 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, इस तरीके से। तो 756 है, इसका डबल करेंगे तो वो होगा 1500, और 1500 6 दूनी 12 है, 1512 सही है। और अब 1512 अपने पास ऑप्शन भी नहीं आएगा, और ये आना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने को 7 शेष चाहिए, तो यहाँ 7 है वो ऐड करना पड़ेगा, 12 में 7 जुड़ेगा तो 1519, और ये इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है जो 7 11 और 12 का गुणज है, यानी जिसमें 7 का भी भाग जाता है, 11 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। तो 7 इंटू 1 है, 11 इंटू 1 है, और 12 है, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 दूनी 4 4 तेरी 12, यानी 3 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक निकालना है, और उसके बाद इनका जो गुणा वगैरह करके और आंसर जब भी आप निकालेंगे पूरा, तो यह आंसर आएगा 21 13 444। बहुत सी बार क्या कैलकुलेशन है जो बढ़ जाता है अपने पास, लेकिन कभी भी इस तरह से हम सोचें अगर कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो फिर है जो वो सवाल नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलेशन किए बिना जो गणित में कोई संभावना है जो नहीं बनती है किसी भी प्रश्न को सही करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 1 पॉइंट और आगे जो भी संख्या दे रखी है किस परिमेय संख्या के बराबर है। तो ये संख्या भी, ये जो प्रश्न है उसमें आपने देखा होगा इस तरह की स्थिति बनती है बहुत सी बार,
कोई भी स्टूडेंट है वो इसको सही कर पाएगा अगर वो टेक्निक सीखता है। तो यहाँ जैसे इसका जो सही उत्तर है वो ये है, वही है कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है जो इसका जो अंश और हर है उसको समान करने के हिसाब से, उसके बाद जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो डी वाला ऑप्शन है इसका सही उत्तर बनेगा। 118वां प्रश्न है अपना, छोटी उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 बचता है लेकिन वो 17 से विभाज्य है। और यहाँ पर 118 में जो सही उत्तर है वो है 13। नेक्स्ट है, एक दो अंकीय संख्या इन अंकों को उलटने पर बनी संख्या के योग 88 के बराबर है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? तो 119 है, इसमें ऐसी कुल जो संख्याएं बनेगी वो है 4। नेक्स्ट 120, 11,100 का दशमलव समकक्ष किसके बराबर है? तो ये तो आप जानते हैं, जो इसको अंग्रेजी अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में जिसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। और बाइनरी नंबर को जो चेंज करने का तरीका है वो भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर संख्या हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले जो जीरो है, तो सबसे पहले हम 2 की घात है जो शून्य लिखते हैं और उसको गुणा कर लेंगे यहाँ पर जो संख्या है उससे, तो जीरो है तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे जीरो है तो यहाँ पर 2 की घात आपको 1 लिखनी है, वापस से ये जीरो उससे गुणा हो जाएगा। फिर आपको 2 की घात 2 लिखनी है, 2 की घात 3 लिखनी है, 2 की घात 4 लिखनी है, आगे इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है। और मल्टीप्लाई जो यहाँ है वो ही इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और बाकी तीनों में 1 1 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब कोई भी संख्या जीरो से गुणा हो रही है तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर भी जीरो से गुणा हो रही है तो जीरो हो जाएगी। फिर 2 दूनी 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 की घात 4 है यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 4 8 12 और 6 18 और 10 28, यानी कि जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 28, यानी बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। और इस प्रकार से जो 120 क्वेश्चन थे अपने, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो हिंदी है और इसके अलावा जो बाल विकास वाला सेक्शन है अपना पूरा वो कंप्लीट कवर है, गणित कवर है, इन्वायरमेंट कवर है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कुछ प्रश्नों पर डिस्कस किया जाना वहाँ है जो अपने लिए पॉसिबल रहेगा। जो अंग्रेजी का पेपर है उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पेपर में ऐसे प्रयास किया गया है कि जो रिसेंट ईयर के एग्जाम है उसमें लैंग्वेज 1 में कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश नहीं रखता था, तो वहीं से कुछ प्रश्न जो अपने जो माइनर टेस्ट फर्स्ट के सिलेबस में आ रहे हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो सीटेट हो या ऐसा, तो वहीं से लिए हैं। फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसे 121 जो अपना क्वेश्चन है उसमें यहाँ लिखा हुआ he knew that he will go back on his promise। तो यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर will का प्रयोग गलत है, तो यहाँ जो बी वाला सेक्शन है यानी कि ये तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 122 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, तो कौन सा है वो गलत है ये देखना है। तो यहाँ पर जो जब भी आप पढ़ेंगे पूरा पैसेज तो उसके आधार पे आप सही कर पाएंगे। इसमें चौथा ऑप्शन है द sweltering heat comes to an end, ये है जो सही नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3 जो क्वेश्चन नंबर है, द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, तो इसमें यहाँ जो खाली स्थान है वो हमें भरना था और इसमें जो सही आएगा वो आएगा ब्राउन, मतलब द अर्थ डज नॉट लुक ब्राउन, इस तरह से आ जाएगा। 124 है, उसमें पूछा गया चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेंस ऑफ समर बाई, तो किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, तो भागते हैं दौड़ते हैं, वो चीज़ बता रखी है ऑप्शन नंबर 4 में। 125 कह रहा है द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई, तो यहाँ 125 है उसका जो मेडन हेयर फर्न, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। आगे 126 की बात करते हैं। 126 में टू बिकम पार्ट ऑफ ए रिवर ए टीनी ड्रॉप हैज टू मर्ज इट्स आइडेंटिटी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। 127 प्रश्न में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पॉन्डिंग एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज, मतलब कि वैसे पॉन्डिंग का मतलब हम जानते हैं वो बारिश से संबंधित शब्द है ये,
और यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 127 का वो हो जाएगा पाल्पिटेटिंग, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। बाकी सिंकिंग का मतलब डूबना होता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 128 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंट, पार्ट 3 में दिया हुआ है एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एस्केंड हो जाएगा। 129 है, which part of speech is the underlined word in the following sentence? almost, लगभग के लिए जो शब्द यूज होता है almost, overnight, new grass spring up। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब, मतलब एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग किया गया है। 130 है, लैंग्वेज एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज। तो यहाँ पर 130 है, उसमें लर्निंग आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। फिर से वापस से एक और पैसेज है और यहाँ से भी इसी तरह से हमें जो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं ढूंढ ढांड के। 131वां प्रश्न पूछ रहा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेक्स्ट विच मीन्स ह्यूज एंड स्प्लेंडिड। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, तो उसको हम ग्रैंड भी कह सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव, तो रिपल्सिव होता है, ये तो आराम से हल कर लेंगे आप। विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, निम्न में से कौन सा है वो सही है। तो वैसे डिवोशन शब्द बना है जिसको हम श्रद्धा या समर्पण से बताते हैं, तो थोड़ा इससे कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ फिलहाल जो सही उत्तर है वो है डी। द वर्ब enjoyed कैन गिव अस द नाउन, नाउन में enjoyment आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो ये तो हम जानते हैं, तो लोग बाग का आनंद लेते हैं, कहाँ व्यापार करते हैं, तो फेयर। फिर से एक पैसेज है और बात करते हैं 136 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द वर्ड सिकल एंड व्हीकल, तो सिकल और व्हीकल हैं वो किस रूप में यहाँ पर यूज हुए हैं ये पूछा गया है। तो ये सिकल का मतलब हंसिया वगैरह है, तो या नाउन के रूप में यूज हुए हैं। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सेवरली, द वर्ब बीट अप है वो कौन से टेंस में है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर तो बीट अप आ गया है, मतलब इजी वे में आराम से हल कर पाएंगे, या सिंपल पास्ट टेंस होगा। सी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप, ये कालीबाई वाला है, इसका मतलब विथ वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल द वर्ब कट इज इन, तो यहाँ पर काट दिया, दिया का मतलब हो गया ये भी सिंपल पास्ट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव और इन देयर करेक्ट फॉर्म, तो तीनों है वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, तो पहले ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ए डिटरमिनर इन इट, 140 है, उसमें ये पूछा गया है कि यहाँ कौन सा है वो है जो डिटरमिनर इन इट के लिए यूज किया गया। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पोलिश। 141 है, विच क्वेश्चंस इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा है वो एकदम से सही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, वाई डिड सी राइट ए लेटर, रोट आ गया, रिटर्न आ गया, रोट आ गया। देखिए जब यहाँ डिड का यूज हो जाता है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाई डिड सी राइट द लेटर। नेक्स्ट वन मोर पैसेज 142 जो क्वेश्चन है अपना, वहाँ पूछा गया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच, ब्रांच का मतलब बड़ी शाखा, बड़ी शाखा को लिम भी कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पोल्यूटेड का अपोजिट चाहिए, तो पोल्यूटेड का मतलब प्रदूषित, फ्रेश यानी ताजा। विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा है वो एकदम से सही स्पेलिंग है, तो एंथुजियास्टिक के लिए ए वाला ऑप्शन है जो सही है। द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी यानी सुंदरता, तो इसके लिए जो नाउन है वो नाउन बनेगा ब्यूटी। 146 है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन ए स्मॉल करंट ऑफ वाटर, धारा की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी धारा होता है, ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाए। वन मोर एंड लास्ट पैसेज, द वर्ड एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर आर, तो यहाँ पर ये क्या है, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज ए डिटरमिनर इन इट, तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड स्पीसीज। द वर्ब इन द सेंटेंस द ओल्ड स्पीसीज हैज चेंज्ड एंड नॉट रियली डेड आउट इन इट, तो यहाँ पर ये हमें देखना है कि कौन से टेंस में है,
तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। और ये प्रश्न है जो बहुत स्पेशल है। अर्ली का मतलब होता है शुरुआत में, जल्दी। तो जल्दी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने जरूर हिम्मत रखे और 150 क्वेश्चन तक ये पूरा वीडियो अगर देखा है तो बहुत कमाल होने वाला है। हालांकि हमने क्रम में थोड़ा सा चेंज किया था, लैंग्वेज 2 में हिंदी को रखा, लेकिन उसके जो आंसर है उनको पहले देखा। और क्योंकि अपने जो इंग्लिश के सर हैं अभी वो छुट्टियों पर हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो एकदम बढ़िया उनसे पेपर तैयार करवाएंगे। और फिलहाल के लिए वैसे इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि यह जो एक फॉर्मेलिटी की तरह था। बहुत सी बार हम जब भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम के पेपर हल करते हैं तो उनका बहुत बेनिफिट आगे आने वाले समय में होता है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ में आई हैं कि इस तरह से है जो पेपर का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझ में आई होगी, निश्चित रूप से समझ में आई होगी। तो आपका स्कोर क्या रहा, निश्चित रूप से अगर आप जो क्लासरूम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ स्कोर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये 150 क्वेश्चन में से आपने कितने हैं वो क्वेश्चन सही किए थे। बाकी और चीज़ें ही हैं, आगे से तैयारी कीजिए। एक संडे को छोड़कर नेक्स्ट संडे वापस से अपना टेस्ट होने वाला है और मिलते हैं उस टेस्ट की आंसर की के साथ। ओके, धन्यवाद।